So today we are going to study मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर में भी हम पावर स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पावर की पूरी हिस्ट्री आज क्लियर कर देंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हुमायूं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बाबर है, बाबर की पहले हम पढ़ेंगे फैमिली लीनिएज। बाबर कहाँ से आया था? बाबर आया था फरगाना से। फरगाना जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान टाइप एरिया के अंदर है। उज्बेकिस्तान तजाकिस्तान के अंदर अभी है। वहां से जो बाबर है वो आया था। ठीक है, तो जो बाबर है वो वहां से आया था। बाबर की फैमिली लीनिएज अगर हम ट्रेस करें तो हम पहले चार्ट बनाएंगे। इस साइड लिखेंगे हम फादर साइड, जो लेफ्ट साइड है उधर लिखेंगे फादर साइड, इधर लिखेंगे मदर साइड। मदर कौन थी इनकी? मदर थी तुगलक निगार खां। मदर जो इनकी थी वो थी तुगलक निगार खां। और इनके फादर जो थे वो थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, तो उमर शेख मिर्जा जो थे वो पूर्वज थे तिमूर के। और तुगलक निगार खां वाज द किनकी पूर्वज थी? वो पूर्वज थी मंगोल्स में, मंगोल्स की, मंगोल साइड से, और ये तैमूर साइड से। और तैमूर्स भी ओरिजिनली मंगोल्स का ही एक पार्ट हुआ करते थे। अंडरस्टूड? तो ये तो उसकी फैमिली लीनिएज हो गई। अगर फादर साइड से हम देखें तो जो बाबर है उसकी फैमिली लीनिएज, ये जो है ये पर्सन, ये है बाबर। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी फैमिली लीनिएज। तो सबसे पहले तिमूर, जो कि 1336 से 1405। फिर अगली पीढ़ी थी प्रिंस मिरान शाह की, फिर प्रिंस सुल्तान मोहम्मद, फिर सुल्तान अबू सैद, फिर प्रिंस उमर शेख मिर्जा। अब उमर शेख मिर्जा आ गए जो कि किंग थे, पहले प्रिंस थे फिर किंग थे फरगाना के, फरगाना। और उनके बेटे थे बाबर। तो ये जो सिंपल फैमिली लीनिएज है बाबर की। अब हम समझेंगे बाबर की हिस्ट्री। ठीक है, तो बाबर की हिस्ट्री क्या थी? मेन बाबर की हिस्ट्री ये थी कि सबसे पहले बाबर वॉज बोर्न इन 1483। 1483 में बाबर पैदा हुआ था। और जब वो 12 साल का था, 12 years, his father died. His father died while standing on his building, and the buildings collapsed. Then his father died under the rubble of the buildings. Yeah, so बाबर के फादर कब मर गए थे? तो हम ट्रेस बैक करेंगे 1483। बाबर राजा बना 12 years की उम्र में। 83 में हम 12 को ऐड करेंगे तो 95 मीन्स बाबर जो राजा बना था वो 1495 में राजा बन चुका था। और उस टाइम उसके फादर की एज 68 थी जब वो डाइड हुए। तो उस टाइम उसके फादर की एज 68 थी, 68। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स एज वेल आई एम टीचिंग। तो बाबर के फादर की उम्र थी 68 जब वो मर गया। जब उसके फादर मर गए तो बाबर को 12 years की एज में बनना पड़ा किंग ऑफ फरगाना। जब वो किंग ऑफ फरगाना बना तो मोस्ट रिलेटिव्स ने उसको सपोर्ट नहीं करा। उसके जो ज्यादातर रिलेटिव्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं करा बाबर को।
बट बाबर वॉज अ एम्बिशियस पर्सन, वो चाहता था कि वो कुछ कैप्चर कर ले। तो 1497 में और 1498 के बीच में उसने काबुल कैप्चर कर लिया, काबुल। अब उसने पहले जैसे ही वो राजा बना 1495 में, उसने कई ट्राइज करे, पर फाइनली वो जो है 1497 में फाइनली राजा बन गया बाबर। उसके बाद उसने क्या करा, उसके बाद जो हमारा बाबर है उसने कैप्चर करा समरकंद। अब समरकंद कब उसने कैप्चर करा, समरकंद कैप्चर करा उसने 1504 में। उसने समरकंद जो है 1504 में कैप्चर कर लिया था। अच्छा, और उसी टाइम जो है जैसे ये आपकी लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, जो कि एक मेजर चंक ऑफ गैंजेटिक वैली पर रूल कर रही थी। और इसके जो टाइम पीरियड की हम अभी बात करने वाले हैं, उस टाइम पे जो यहाँ के राजा थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है यहाँ के राजा थे। अब जो बाबर है, इतनी सारी कंटिन्यूस विक्ट्रीज जब बाबर ने हासिल कर ली, तो अहमद शाह लोधी, राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने उसको इनवाइट करा और कहा कि आपकी जो भी हेल्प करवानी होगी वो हम करेंगे, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए होगा हम देंगे। आप बेसिकली क्या करना, आप अटैक कर देना लोधी डायनेस्टी पे, जो हमारी लोधी डायनेस्टी है उस पे अटैक कर देना, इसको कैप्चर कर लेना, इधर रेड कर देना। जैसे ओ जैसे कि मोहम्मद ऑफ गौर ने करी थी एक बार रेड, और जैसे मोहम्मद ऑफ गजनी ने रेड करी थी, वैसे ही आप भी इधर रेड कर देना। तो बाबर ने ये जो है इनका ऑफर उसको एक्सेप्ट कर लिया बाबर ने, कि चलो ठीक है हम करेंगे। तो उनकी मदद से बाबर ने 15,000 ट्रूप्स की आर्मी बना ली। 15,000 ट्रूप्स की जो है आर्मी बना ली, आर्मी। और उसके पास जो है कैनन्स भी थी, और कैनन्स उसका मेजर वेपन था जिसकी वजह से वो जीता। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उस टाइम पे इब्राहिम लोधी था, उसकी आर्मी जो थी, उसकी आर्मी में ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स थे, इंक्लूडिंग 300 से 1000 एलिफेंट्स उसकी आर्मी में थे इस टाइम। 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी, 300 से 1000 के आसपास उसके पास एलिफेंट्स थे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को बाबर ने कैसे हराया, तो बाबर ने यूज करी तुलगुमा स्ट्रेटजी। तुलगुमा स्ट्रेटजी, तो इसमें क्या था कि ये मिक्सचर थी, एक तो उज़्बेक मेथड की और एक रूमी मेथड की। ठीक है, ये इनकी मिक्सचर थी। उज़्बेक मेथड में जो है वो आर्मी, जो हमारे ट्रूप्स हैं उनको कैसे पोजीशन करना है उसके बारे में थी। और रूमी मेथड जो है, रूमी मेथड था कैनन्स को कैसे प्लेस करना है, कैनन्स जो है वॉर के टाइम उनको कैसे प्लेस करना है, इन पे था रूमी और उज़्बेक मेथड, जिनसे मिलकर हमारी तुलगुमाई स्ट्रेटजी बनती है। तो बाबर ने ये तुलगुमाई स्ट्रेटजी यूज करी थी अगेंस्ट इब्राहिम लोधी इन 1526। 1526 में उसने वॉर करा। अब क्या था भाई वो वॉर, हम भी देखते हैं। तो जैसे ये लाहौर है, ये लाहौर और पंजाब वाला रीजन है, ये पंजाब,
देख लो, ये पंजाब वाला ये जो रीजन है, पंजाब वाला ये रीजन, इसका जो है गवर्नर था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी, जिसने अहमद शाह लोधी और राणा सांगा के साथ मिलकर इनविटेशन दिया था बाबर को कि आओ अटैक करो। तो जैसे ही बाबर के ट्रूप्स पहुंचे अटैक करने, तो इसने सबसे फ्रंट लाइन पे तो इसका ही डिफेंस था, क्योंकि काबुल इस साइड है, काबुल का अंदर, तो यहाँ से ही अटैक करेगा बाबर। तो फ्रंट लाइन पे यही था, तो इसको ही झेलना था जो भी अटैक था। पर इसने उनकी आर्मी को कंटिन्यू करने दिया। तो जैसे ही उसने उनके आर्मी को कंटिन्यू करने दिया, एक तो उसने पहले ही फाइट बैक नहीं करा, तो जो उनके पास ज्यादा ट्रूप्स होने चाहिए थे, 1 लाख से ज्यादा, वो 1 लाख से कम हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रूप्स हो गए लोधीस के पास। और फिर जब आए वो लोग, तो एक जगह पानीपत में दोनों आर्मीज क्लैश कर गई 1526। तो ये पहला बैटल था पानीपत का, तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और फर्स्ट बैटल में सरप्राइजिंगली बाबर जीत गया। अब बाबर इसलिए जीता क्योंकि बाबर के पास तुलगुमा स्ट्रेटजी थी, तो जिससे उसने ऐसा करा कि यहाँ मेनली कैनन्स लगा दी। सपोज ये कैनन्स लगा दी, और कैनन्स के आगे उसने कार्ट रखा, जैसे कार्ट्स रखे जो मूवेबल थे, और कैनन्स भी मूवेबल थी। तो कार्ट्स की वजह से कैनन तो शील्ड हो जाती थी, जो तीर और जो उधर के भाले आ रहे थे, है ना, एरोज एंड अदर वेपनरी सिस्टम जो उनका था लोधीस का, वो फेल हो गया, क्योंकि ये तो नई नई जगह पे जाके नए नए टारगेट हिट कर देती थी ये जो कैनन्स हैं, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्ड्स हो जाते थे। तो मेनली बाबर वॉर इसी वजह से जीता था, क्योंकि उसके पास कैनन्स थे, उसके पास एक्सप्लोजिव आर्टिलरी थी। इस वजह से बाबर जीत गया 1526 का वॉर एट पानीपत। ये वॉर जीत गया। अब जीतने के बाद बाबर ने क्या सोचा कि इन लोगों ने, जो राणा सांगा, दौलत खान लोधी और अहमद शाह लोधी है, इन्होंने मुझे बुलाया, मैंने इतना प्रयास करा, जब जाके मैंने लोधी डायनेस्टी को हटाया, तो अब मैं वापस क्यों जाऊं, वापस रेड, मतलब जो मैं रेड करके वापस क्यों चला जाऊं, मैं इधर ही अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दूंगा। तो फिर बाबर ने क्या करा, अपना जो एम्पायर है वो एस्टेब्लिश कर दिया। ये जो रीजन था लोधी डायनेस्टी का, ये उसने एस्टेब्लिश कर दिया अपना एम्पायर इन 1530 की ये टाइम है। 1530 में ये था ऑलमोस्ट, जो आप मान सकते हैं ये था बाबर का एम्पायर 1530 में। और 1526 में तो उसके पास इतना ही एरिया था जितना लोधीस के पास था। अब राणा सांगा जो है उसने हेल्प भी करी थी, तो राणा सांगा फ्यूरियस हो गए, वो गुस्सा हो गए कि ये बाबर कौन है, ये बाबर हमारे सामने, कि हमने तो इसकी हेल्प करी थी, वापस जा ही नहीं रहा, हमें एस्टेब्लिश करना था अपना एम्पायर। अब वो थे राजपूत। अब उन्होंने प्लान बनाया बाबर को हराने का, और 1527 में खानवा में इन दोनों की बैटल हो गई 1527 में। अब बाबर ऑलमोस्ट हार चुका था, बाबर की डिफीट तय थी बैटलफील्ड पे। पर उसने क्या करा, अब उसने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उसने क्या करा, अपने सोल्जर्स से कहा कि मैं अल्कोहल छोड़ रहा हूँ, मैं अल्कोहल लेफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहल जो होती है वो हराम होती है इस्लाम में। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अल्कोहल इज हराम, ओके,
Haram means the bad things which we do not have to do, and if we will do, we will go to hell. Like something of this is said in Islam. तो उसने अल्कोहल छोड़ दिया। और दूसरी बात, कर्मा टैक्स हटा दिया उसने। जो सोल्जर्स को पे करना पड़ता था एक टैक्स, वो टैक्स उसने हटा दिया सोल्जर्स पे से। जो वो कर्मा टैक्स था वो हटा दिया। अब सोल्जर्स काफी मोटिवेटेड हो गए और कैनन्स भी उसके पास थी। इन दोनों चीजों की हेल्प की वजह से वो 1527 का वॉर जीत गया अगेंस्ट राणा संगा। अब वो ये जो है ये वॉर उसने जीत ली थी। काफी इजी तो नहीं, बट इतना भी हार्ड सिचुएशंस नहीं हुई थी बाबर के साथ, और बाबर ने ये वॉर जीत ली। उसके बाद क्या होता है कि फिर जो बाबर है वो कैप्चर कर लेता है खानवा को। खानवा को उसने कर लिया कैप्चर। अब 1528 में, एक साल बाद, मेदिनी रॉय जो थे, ये किंग थे मालवा के। ये किंग थे मालवा के, मालवा दिस एरिया। अब इन्होंने फाइट कर ली बाबर के साथ कि हम भी करेंगे आपके साथ फाइट, हमें आपको हराना है, हमें लेना है एम्पायर। तो बाबर ने कहा ठीक है। तो बाबर ने जो कैनन्स की मदद से इनको भी हरा दिया। और ये बैटल हुई थी 1528 में एट अ प्लेस नोन एज चंदेरी। चंदेरी एक प्लेस है मालवा के पास, उधर इनकी बैटल हुई 1528 में। बाबर ने फिर हरा दिया किसको? मेदिनी राय को। और यहाँ से ये वाला एरिया कैप्चर कर लिया, ऑलमोस्ट ये एरिया जो है कैप्चर कर लिया। फिर वो गया गोखरा। हमें खाखरा गोखरा कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग गोखरा कहते हैं और कुछ लोग खाखरा कहते हैं इसको। तो 1529 में उसने करा बैटल ऑफ खाखरा बिहार के लिए। और फिर बिहार के लिए जब उसने करा तो वो उसमें जीत गया। बिहार के लिए उसने बैटल करा और फिर वो उस बैटल में जीत गया और अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया उसने। फाइनली उसने जो है इतनी लड़ाई के बाद अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया था अच्छे से इंडिया में। उसने अपने मेजर जो भी था उसका कॉम्पिटिटर, जैसे राणा सांगा, राजपूत चुप हो गए थे राणा सांगा की वजह से। मालवा से भी कोई खतरा नहीं था, बिहार वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था। गोंडवाना में तो ट्राइब्स रहती थी, तो फिर इस साइड से भी कोई ट्राइब्स रहती थी, तो उस साइड से भी कोई खतरा पहुंचने वाला नहीं था उसको। अब इस साइड से क्या खतरा पहुंच सकता है? काबुल उसके कैप्चर में, उससे भी दूसरी साइड से अगर खतरा पहुंचेगा तो वो भी मुस्लिम, और उस साइड से आने वाले इन्वेडर्स भी मोस्टली मुस्लिम ही होंगे, तो वो बेसिकली उधर कैप्चर भी नहीं करना चाहेंगे उसको। तो बाबर ओवरऑल 1529 में हम कह सकते हैं एक तरह से सेफ हो चुका था। बस एक ही पावर थी गुजरात से जो पावर्स थी वो बढ़ रही थी, और धीरे धीरे बिहार से भी बढ़ने लग रही थी पावर्स। अब इतने में 1530 के अंदर बाबर की डेथ हो गई। 1530 में जो है बाबर की डेथ हो जाती है। अब बाबर की डेथ हो गई तो फिर नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? तो बाबर जो है, तो मुगल्स में देखो एक राजा है, सपोज करो एक राजा है, किंग है ना। अब किंग के पास 3 सन्स है, सपोज सन ए, सन बी और सन सी। ठीक है, सन ए सबसे बड़ा है, बिगेस्ट, और वी कैन से एल्डेस्ट। सबसे एल्डेस्ट है सन ए। सन बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, और सन सी जो है वो अडोप्टेड है। ठीक है,
हम ये मान के चल रहे हैं ये है बेसिकली एक किंग के सारे सन्स। तो आप बताओ कि नॉर्मल हिंदूज में जो होता है और पहले से होता है मुस्लिम इन्वेडर से पहले से क्या होता है कि कौन राजा बनेगा। सिंपल फिगर आउट है कि जो सबसे एल्डेस्ट है वही राजा बनेगा। बट मुस्लिम्स में एक नई चीज थी, जैसे अब बाबर के 4 बेटे थे। एक तो हुमायूं एल्डेस्ट, फिर था कामरान सेकंड एल्डेस्ट, फिर था हिंदाल और फिर था अस्कारी। अब अस्कारी था स्मॉलेस्ट, कामरान था सेकंड एल्डेस्ट, हुमायूं था एल्डेस्ट और हिंदल था थर्ड नंबर पे। तो इनमें कौन राजा बनेगा? हुमायूं बनना चाहिए ना राजा, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है। पर मुगल्स में ऐसे नहीं होता था। मुगल्स में क्या होता था, जैसे ही राजा मरेगा, राजा जो है अपनी संपत्ति डिवाइड कर देगा, अपना राज्य डिवाइड कर देगा, अपना जो राज्य है या फिर अपना जो किंगडम है उसको डिवाइड कर देगा। जब उसको डिवाइड कर देगा तो फिर चारों सन्स के पास इक्वल हिस्से तो आएंगे नहीं। तो डिवाइड करने के बाद वो चारों सन्स फाइट करेंगे और सक्सेशन बैटल हो जाएगा। और जो सबसे केपेबल होगा, जो सबसे काबिल होगा, वही फिर राजा बन पाएगा। ठीक है। तो जो पहले हमने आपको बताया उसको हम प्राइजोमोनिचर टेक्निक कहते हैं कि सबसे एल्डेस्ट सन ही राजा बनेगा। तो ये हम उसको कहते हैं। और फिर बाबर की डेथ हो गई। बाबर जो है उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो है बाबर ए नामा और हम कहते हैं उसको तुजुक ए बाबरी। कुछ लोग कहते हैं इसको तुजुक ए बाबरी, है ना। तो ये बेसिकली जो बाबर है, पहला पार्ट हमारा मुगल्स का हो चुका है। और आज जब मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ तो संडे है, तो ट्यूसडे को, एग्जैक्ट ट्यूसडे को इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जो कि होगा हुमायूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा होगा हुमायूं। ठीक है। तो until then, thanks for watching our video, and if you like this information, so please like the video, comment on it, subscribe, share with other friends, and until then, Jai Hind, Jai Bharat.